Hello students, good morning. This is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce. आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पेपर के अंदर प्रोडक्ट, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि हमें ही देखना है अब कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के पीछे क्या कंसेप्ट है और उसका क्लासिफिकेशन हम किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखो बेटा, सबसे पहले कोई भी पर्सन होता है या कोई भी व्यक्ति है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो अब मैं ही आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि क्या होता है प्रोडक्ट, तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में। तो थोड़ी सी कठिनाई नहीं होगी कि आप ये कह देंगे कोई भी गुड्स है जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति होते हैं वो जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को ही सिर्फ गुड्स मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स पेन, पेंसिल, इवन की ड्रेसेस, और जो जिस भी चीज के ऊपर हम बैठे होते हैं, ये सारी चीजें ये क्या है, प्रोडक्ट होती हैं। वो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट को ही क्या मानते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मानते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कितनी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को दिखाई भी देती हैं। ठीक है, दिखाई देती हैं। अभी आप बैठे हो, आपके हाथ में फोन है, लीड है, बुक है, पेन है, पेंसिल है। ठीक है, आप ब्रश करते हो, आप बेड पे बैठे हो। ठीक है, आपके किचन में जितना भी सामान है, ये सारे सब क्या है, प्रोडक्ट हैं। इनकी एक अलग अलग कंपनी है सभी की। ठीक है, तो अगर हम ये बात कहें कि हमारे जो डेली लाइफ के अंदर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें, उनको संतुष्ट करने के लिए हम जिन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, उत्पाद होंगे। बट मीन्स कहने का क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद वह है जो हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। बात आती है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, जो ये वर्ड यूज किया है हमने, तो कौन सी, क्या फिजिकल प्रोडक्ट ही हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं? नो, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारी सर्विसेज का जो पॉइंट होता है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पुराना जो दृष्टिकोण है, परंतु विपणन की दृष्टि में यह प्रश्न किया जाता है कि उत्पाद क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है, क्योंकि विपणन की दृष्टि से उत्पाद बहुत अधिक व्यापक शब्द है। अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत ही वास्ट जो कंसेप्ट है, और इसके अंतर्गत हम ये कहते हैं हर एक ब्रांड एक प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब कहने क्या है, ये कहा जाता है कि हर एक ब्रांड एक अपना अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक हम ये कहते हैं हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, ये क्या बनाती है, साबुन बनाती है, लक्स, हमाम, रेक्सोना, लिरिल आदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो अगर हम छोटे लैंग्वेज में बात करें, बिल्कुल जीरो या नैरो माइंड पे बात करें, तो नैरो पॉइंट पे बात करें, तो ये सिर्फ क्या है, हम कहते हैं लक्स साबुन लेके आए, तो लक्स इज अ, तो हम कहेंगे कि ये साबुन है और ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इट इज अ ब्रांड। ठीक है, तो हम इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाएंगे और इसके बारे में हम देखेंगे कि अ, साबुन है जो ये छोटे बड़े आकारों में भी मिल सकती है, तो यह आकार विपणन की दृष्टि से अलग अलग उत्पाद कहलाएंगे। इट मीन्स हमने कहा कि अगर हम वैसे पॉइंट, सिंपल पॉइंट में देखें तो ये क्या है, एक साबुन है, और साबुन को अलग अलग उनके साइजेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट हो जाएंगे। और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्या है, हमारे लिए ब्रांड है। ठीक है, तो मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी अफोर्ड टू अ मार्केट, that can be offered, ये afford नहीं, offered to a market for attention, acquisition, use or composition that might satisfy a want or need। क्या कहा हा? कि जो प्रोडक्ट है वो और कुछ नहीं है, इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट, जो कि मार्केट में ऑफर किया जाता है आकर्षण के लिए, एक्विजिशन के लिए, कंजप्शन के लिए। ठीक है, दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड, जो कि किसी भी पर्सन की आवश्यकता, जो उसकी इच्छा है उसको सेटिस्फाई करता है,
और या फिर वो जो उसकी आवश्यकता है उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इट नीड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने सिर्फ कहा कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट ही जो प्रोडक्ट माने जाते हैं, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड इन द प्रोडक्ट, ठीक है। इट मीन्स अभी देखो फिलिप कोटलर ने भी कह दिया इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सर्विसेज, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज। इसके अंदर क्या क्या आ गए? प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ गए जो भी हमारे भौतिक वस्तुएं हैं, सर्विसेज आ गई, इट मीन्स हम जो सर्व करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, दैट इज ऑल्सो क्या है? प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है, प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। प्रोडक्ट का नेचर की अगर हम बात करें तो ये हमारे उपयोगिताओं के समूह के रूप में भी हो सकते हैं। उपयोगिताओं का समूह क्या होगा? इन्होंने कहा उपयोगिताओं के समूह के रूप में भी की जा सकती हैं जिनसे उत्पाद की विशेषताएं तथा संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं। उपभोक्ता जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो केवल फिजिकल एक्सपेक्टेशन से ही नहीं रखता, बल्कि वो उससे बल्कि वह आवश्यकता के संतुष्टि को भी क्या करता है? परचेज करता है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करता, बल्कि वह उसकी जो आवश्यकता के संतुष्टि का भी क्रय करता है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट इसलिए खरीदा कि उसने उसको जिस चीज की आवश्यकता थी वो प्रोडक्ट खरीदा, फिर उससे उसको संतुष्टि हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोडक्ट से अभिप्राय केवल उसके भौतिक स्वरूप से नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उसके ब्रांड नेम, पैकिंग, लेबल, प्रोडक्ट सर्विसेज, और जो उसका प्रोड्यूसर है, उसके वितरक की ख्याति है, ठीक है, आदि भी शामिल होती हैं। अंडरस्टैंड? तो अब हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, हम ये कहें कि उत्पाद कोई एक अकेली वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, ठीक है। अब हमारे प्रोडक्ट कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इट मीन्स भौतिक उत्पाद, अभौतिक उत्पाद, टिकाऊ उत्पाद हो सकते हैं। टिकाऊ जो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, नाशवान प्रोडक्ट जो कुछ ही टाइम बाद वो क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं, जैसे हमारी हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है। निर्मित उत्पाद, अनिर्मित उत्पाद, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जॉर्ज फिक्स क्या कहते हैं? उत्पाद मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलिंदा है। अब देखो इन्होंने एक ही बात में सारी बातें कह दी। प्रोडक्ट इज अ क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मनोवैज्ञानिक, इट मीन्स एक व्यक्ति को जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से जो संतुष्टि होती है, अब संतुष्टि हर एक प्रोडक्ट को परचेज करेगा और उसको उससे जो उसको संतुष्टि होगी वही उसका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट फिर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी हमने क्या कहा कि प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है, वो बाजार में बेची और खरीदी भी जा सकती है, और प्रोडक्ट वो होता है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, ठीक है। फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखो दोबारा फिर कहते हैं एक उत्पाद क्रेता को संतुष्टियों अथवा सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता वाले भौतिक या सेवा चिन्हित विवरणों का पुलिंदा है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि जो एक प्रोडक्ट होता है वो क्रेता को संतुष्टियों अथवा सुविधाएं प्रदान करने की एक क्षमता वाले, ठीक है, कि जो जो क्रेता होता है उसको संतुष्टियां प्रदान करने वाला होना चाहिए, उसकी सुविधा के लिए होना चाहिए, और वो फिजिकली भी हो सकता है या फिर वो सेवा चिन्हित भी हो सकता है, एडमिट सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे कि प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि प्रोडक्ट में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वही जो भी बातें हमने जितनी भी डेफिनेशंस में पढ़ी हैं वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है टेंजिबल एट्रीब्यूट। इट मीन्स भौतिक गुण होना चाहिए। और भौतिक गुण क्या होता है? इट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वो भौतिक स्वरूप वाला हो, जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, और जो भौतिक रूप से विद्यमान हो। इट मीन्स ये शीशे मतलब या लकड़ी या लोहे आदि से बनी कोई भी पदार्थ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो शीशे, लोहे, लकड़ी आदि आदि वर्ड जो दे दिया इट मीन्स उसमें हर एक टाइम, मान लीजिए हम ड्रेस लेकर के आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट जो हमने यूज किया। समझ आ गई बात? नेक्स्ट होता है इंटेंजिबल एट्रीब्यूट। वो सेवाओं के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिएगा अब आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ये जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या ये आप लोगों को दिख रहा है? नहीं ना। तो इट मीन्स जो सर्विसेज दी जाती हैं,
सेवाएं दी जाती हैं, या बैंकिंग फैसिलिटी है, बीमा की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह पर लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनटेंजिबल है, सेवाएं कभी भी नहीं दिखाई देती। इवन की दूर नहीं, हम एक पॉइंट और ले लेते हैं कि जैसे वेटर होता है, वेटर के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना भी है कि किसी भी मैरिज वगैरह में या किसी फंक्शन में जो वेटर है हमें पानी चाय वाय या जो भी खाने पीने का सामान होता है वो हमें सर्व करता है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जिस मैरिज के अंदर वेटर्स की सर्विस बहुत अच्छी होंगी तो हम ये कहेंगे कि उस कंपनी के जो वेटर्स थे उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, अब जिन्होंने उनको हायर कर रखा था, जिन वेटर्स को वो वेटर थे जिन्होंने उनको हायर कर रखा था, इट मीन्स वो जिस भी कंपनी के अंडर वो काम कर रहे थे, ठीक है, तो उस कंपनी की रेपुटेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, सेवाओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, इट मीन संबंधित गुण। अब ये देखें, अगर हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें या देखा जाए तो पर हर एक प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ अलग गुण भी होते हैं, उससे रिलेटेड गुण भी होते हैं। जैसे ब्रांड का नेम, अब आपने प्रोडक्ट तो परचेज किया ही है, साथ में ब्रांड भी खरीदा है। ठीक है, मान लीजिएगा हम कार लेके आए हैं, कार है मारुति सुजुकी से लेकर के आए हैं, वैसे तो वो कार है पर उसके साथ में उसका ब्रांड भी तो आया है। ठीक है, उसके बाद उसकी मान लीजिएगा और कोई आप खरीदते हो, जैसे मान लीजिएगा घर में कोई सामान लेकर के आते हो, उसकी पैकिंग है जो, ठीक है, आप गिफ्ट वगैरह देते हो, आप गिफ्ट भी देते हो साथ में उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग भी करके देते हो। या फिर हम कोई भी सामान लेकर आए, छोटे छोटे पाउचेज के अंदर जो सामान मिलता है दैट इज पैकेजिंग, उसकी गारंटी, उसके आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है, ये सब क्या है, उससे रिलेटेड गुड है। इट मीन्स जो गुड्स को परचेज करने के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे ही क्रेता गुड्स को खरीदेगा तो विक्रेता से वो सारे गुड्स के साथ जो भी गुण हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है संबंधित गुण। यह संबंधित गुण प्रत्येक उत्पादक के उत्पादों को एक दूसरे से अलग करते हैं, क्योंकि सभी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ब्रांड नेम अलग अलग होने की वजह से, उनकी पैकिंग अलग होने की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है और ये कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है, जिससे कि जो उनके प्रोड्यूसर हैं वो दोनों अलग अलग पहचाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा एक्सचेंज वैल्यू। हर एक जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो, उसकी विनिमय मूल्य अवश्य होना चाहिए। निर्धारित मूल्य पर उत्पाद का क्रेता या विक्रेता में विनिमय होना चाहिए। इट मीन्स उसकी एक्सचेंज वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ट्रांसफर वैल्यू जरूर होनी चाहिए। इट मीन्स क्रेता के पास वो गुड्स अगर मान लीजिए 5,000 रुपए की है बट वो कस्टमर को 6,000 रुपए में देता है, दैट इज एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, इट मीन्स उसका कोई ना कोई मूल्य भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोडक्ट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट कैसा होता है। हमने कहा कि एक प्रोडक्ट भौतिक भी होता है, अभौतिक भी होता है, वो उसमें एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, संबंधित गुण भी होते हैं उसमें, उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होती है और उसमें सेटिस्फेक्शन भी होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं उत्पाद में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति भी होती है। ये संतुष्टि वास्तविक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में भी होनी चाहिए कि हाँ भाई, मान लीजिए एक्चुअल का मतलब हमें मान लीजिए फ्रिज की बहुत जरूरत थी और हम फ्रिज ले आए तो भौतिक संतुष्टि हो गई, साथ में उससे जो मिलने वाली सर्विसेज है, इट मीन्स वो कितना अच्छा देता है, कितनी अच्छी कूलिंग देता है जिससे कि हमें बार बार रिपेयर नहीं करानी पड़ती। ठीक है, तो हम क्या है उससे मानसिक रूप से भी संतुष्ट हैं। ठीक है, अतः जैसे ही हम क्वालिटी आइसक्रीम का परचेज करते हैं, जैसे एग्जांपल भी दे दिया इन्होंने कि जैसे जब हम क्वालिटी आइसक्रीम का परचेज करते हैं तो हमें अच्छा स्वाद और क्वालिटी आइसक्रीम दोनों प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट होगा व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रोडक्ट केवल उपभोक्ता की जो आवश्यकताओं को ही संतुष्ट नहीं करते बल्कि व्यवसाय की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। वो कैसे, कि ये व्यवसाय के लिए इनकम और प्रॉफिट दोनों का सोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने प्रोडक्ट मिक्स देखना है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चार बातें आएंगी जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
ठीक है। उनमें सबसे पहला पॉइंट है, अब हम जो पढ़ेंगे ना चारों टॉपिक्स प्रोडक्ट मिक्स के पढ़ेंगे। आज हमारा पहला पॉइंट है प्रोडक्ट, ठीक है। इट मीन्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जितने भी क्रियाएं हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो बाकी के प्राइस प्लेस प्रमोशन कोई भी जो हमारा फैक्टर है या तत्व है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कहता है उत्पाद इज ही समस्त विपणन क्रियाओं का एक केंद्र बिंदु होता है। प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। प्रोडक्ट होगा तो ही सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाएंगी। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो मार्केटिंग एक्टिविटीज करने का कोई फायदा ही नहीं है। किसकी मार्केटिंग करेंगे? हमारे पास जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम मार्केटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोडक्ट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उत्पाद सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, ठीक है। अभी हमने कहा कि उत्पाद के चारों ही तरफ ही सारी क्रियाएं घूमती हैं, चाहे हमने परचेज परचेज सेल एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये वो प्रोडक्ट ही है जिसका क्रय विक्रय विज्ञापन या विक्रय संवर्धन किया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट वह इंजन है जो विपणन की गाड़ी को खींचता है, ठीक है। मार्केटिंग रूपी जो हमारी गाड़ी है उसको खींचने का काम कौन करता है? प्रोडक्ट। इट मीन्स मार्केटिंग तभी पॉसिबल हो सकेगी जब हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। ऑब्वियस है कि मार्केटिंग का हमने प्लान करना है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? प्रोडक्ट से होगी। बिना प्रोडक्ट के कोई भी मार्केटिंग प्लानिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जितने भी एक्टिविटीज हैं चाहे वो प्राइस डिटर्मिनेशन है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी है वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट से ही स्टार्ट होती हैं और प्रोडक्ट पर ही खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट इज एन एंड, वही है उत्पाद ही लक्ष्य है। जितने भी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाएंगी उनका मेन ऑब्जेक्टिव उपभोक्ताओं की संतुष्टि के साथ साथ प्रोडक्ट का मैक्सिमम सेल भी करना है और साथ में जो बिजनेस है उसका जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग एक्टिविटीज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। इट मीन्स उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मार्केटिंग क्रियाओं का मेन ऑब्जेक्टिव उपभोक्ताओं की संतुष्टि प्रदान करना है। और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उत्पाद उनके लिए उपभोग तथा संतुष्टि का आधार है, ठीक है। इट मीन्स प्रोडक्ट से ही वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और उससे सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं। तो यही उनके दृष्टिकोण से एक प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पाद बाजार सफलता की कुंजी है। बाजार सफलता की कुंजी है। अभी हमने कहा कि जो एक फर्म होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल करके कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। यदि फर्म का उत्पाद अच्छा नहीं होगा तो इसका जीवन काल छोटा होगा। इट मीन्स कहने का क्या है कि अगर मान लीजिएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो नो डाउट कि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में नहीं चल पाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट है जल्द ही फेल हो जाएगा और उत्पाद शीघ्र ही फेल हो जाएगा जिससे कि व्यवसाय को भी नुकसान होगा, ठीक है। और अगर दूसरी साइड हम बात करें कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा स्टैंडर्ड का होगा, जो हमारा प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है तो वो मार्केट में सफलता प्राप्त करेगा और इससे क्या होगा? फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी और मार्केट के ऊपर उसका ज़्यादा कैप्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट नीड। तो वही संस्थागत आवश्यकताओं, संस्था क्या चाहती है कि उसका प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिमांड हो, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आकार बढ़े, उसके प्रॉफिट बढ़े और उसकी जो फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम उसके प्रोडक्ट के ऊपर ही निर्भर करती हैं, ठीक है। घटिया प्रोडक्ट होगा तो लंबे टाइम तक मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। अच्छा प्रोडक्ट होगा तो वो लॉन्ग टर्म तक क्या करेंगे? दीर्घ काल में मांग को स्थायी बनाकर संस्था के लाभ बढ़ाने में सहायक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कम्पिटेटिव वेपन। ऑब्वियस है जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक प्रतियोगी हथियार के रूप में काम करता है। देखो मार्केट में कितने सारे, मान लीजिए हम ज्यादा नहीं कहते, हम साबुन के बारे में बात करते हैं जिसको सभी व्यक्ति चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है सभी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक साबुन मान करके चलते हैं। तो अब
मार्केट में कौन सा ज्यादा साबुन बिकेगा, साबुन कौन सा साबुन ज्यादा बिकेगा, जो कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करेगा, ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम में व्यावसायिक प्रतियोगिता का ग्रुप है, इसलिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन का सामना करने के लिए प्रयोग करती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल भी दे दिए, बीपीएल है, एलजी है, सोनी, सैमसंग, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनके प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, पर ज़्यादा लोग कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं आजकल, क्या है इनमें से देखें तो बीपीएल, एलजी, सोनी या सैमसंग, तो ऑलमोस्ट लोग सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मान लीजिए मैं सैमसंग यूज करती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सैमसंग यूज करो, आप सोनी यूज करते हो सोनी यूज कर सकते हो, और आप और कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो पर कंपनी है अपने प्रोडक्ट को इस टाइप से बनाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर, डिमांड्स को पूरा कर सके और उसको ज्यादा सेटिस्फाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट होगा सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व। अगर हम बात करें कि समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, तो वो प्रोडक्ट ही मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाएगा, जिससे कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ठीक है। उस प्रोडक्ट के निर्माण के कारण लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अच्छे प्रोडक्ट के यूज करने से मतलब कहना क्या होगा, अगर अगर प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा लोग यूज़ करने से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी और उनको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा वर्कर रखने पड़ेंगे, और ज़्यादा वर्कर रखेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। दूसरी साइड अगर हम अपने पॉइंट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, प्लस क्या रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य सुधार होगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, समाज में खुशहाली आएगी। नेक्स्ट होगा उपभोक्ता के दृष्टिकोण से महत्व। वही बात आ गई यहाँ पर कि ये सत्य है कि जितने भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारे कंजप्शन से शुरू होती हैं, उपभोग से शुरू होती हैं और उपभोग पर ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए उपभोक्ता हमेशा उत्पादों से जुड़ा रहता है। प्रोडक्ट उसकी क्रय शक्ति, रहन सहन के स्तर, आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि आदि का प्रतीक होता है, ठीक है। हमने ये सारी बातें पहले पढ़ी हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, उसके लिविंग स्टैंडर्ड और उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के ऊपर निर्भर करता है, और उसकी मानसिक संतुष्टि का प्रतीक होता है। इसलिए उपभोक्ता ऐसे प्रोडक्ट का चयन करता है जो उसकी आवश्यकताओं को उचित ढंग से संतुष्ट कर सके। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के कितने लेवल हैं, इट मीन स्तर के बारे में बात करेंगे जो मिलकर पूरे उत्पाद की छवि बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम जो नियोजक को, मतलब प्रोडक्ट नियोजक, इट मीन प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करने वाले को उत्पाद का विकास 3 स्तरों पर करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कोर प्रोडक्ट, नेक्स्ट आता है एक्चुअल प्रोडक्ट, और थर्ड होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, सबसे पहले देखो आप डायग्राम देख रहे हैं, कोर प्रोडक्ट में जिसके मेन बेनिफिट्स, कोर बेनिफिट्स, उसके बाद आता है एक्चुअल प्रोडक्ट, वहां पर आ जाएगा उसके अंदर कि ब्रांड का नेम क्या होगा, पैकेजिंग क्वालिटी कैसी होगी और डिजाइन क्या होगा, इट मीन्स एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर। थर्ड आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इट मीन्स उसमें ये देखा जाएगा कि प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे की जाएगी, क्रेडिट में सेल होगा या कैश सेल की जाएगी, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं, गारंटी वारंटी की फैसिलिटी रहेगी या नहीं, और इंस्टॉलेशन, इट मीन्स उसको आप कैसे लगा सकते हो। समझ आई बात। इट मीन्स एक प्रोडक्ट को 3 टाइप से उसके मतलब लेवल्स होंगे। पहला तो क्या होगा, उससे हमें कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो उससे आपको क्या 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 बेनिफिट्स होंगे। कोर प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा, पीछे भी हम पढ़ के आए थे कि कोर कंसेप्ट, कोर प्रोडक्ट कंसेप्ट की हमें उस प्रोडक्ट, एक्चुअल में प्रोडक्ट की उपयोगिता क्या होगी, ठीक है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा हमें प्रोडक्ट अगर हम यूज कर लेंगे तो, ठीक है। तो जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो हमारे कोर प्रोडक्ट के अंदर, इट मीन एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट के बारे में
मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट में फिर क्या आ जाएगा, उसका ब्रांड नेम क्या है, कि जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं वो कौन से ब्रांड का खरीदोगे, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर हम प्लानर के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन जो प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहा है उसको भी यही बातें देखनी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होंगे, आप उनको क्या क्या किस टाइप से कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हो अपने प्रोडक्ट से, तो वो सारी क्वालिटी इसमें डाली जाएंगी और वो कोर प्रोडक्ट होगा और मीन्स कोर बेनिफिट में। फिर वो प्लानिंग जो देखेगा करेगा प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग कर रहा है वो देखेगा कि हम किस ब्रांड अपने प्रोडक्ट का क्या नेम दें, उसका डिज़ाइन कैसा रखें, उसकी क्वालिटी लेवल कैसा हो, उसकी पैकेजिंग कैसी हो, ये सारी कंज्यूमर को माइंड में रख करके की जाएंगी कि हमारा कंज्यूमर चाहता क्या है। ठीक है, डिज़ाइन क्वालिटी एंड पैकेजिंग, ब्रांड हम अपने आप से देंगे, मतलब वो प्लानिंग जो करेगा प्रोडक्ट की वो ब्रांड का नेम देगा। फिर उसके बाद आता है कि वो मान लीजिएगा हमारा कंज्यूमर है, सॉरी कस्टमर है, प्रोडक्ट को परचेज भी करना चाहता है, तो आप उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, डिलीवरी फैसिलिटी देंगे। ठीक है, क्या आप उसका प्रोडक्ट घर तक पहुंचाएंगे, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, इंस्टॉलेशन उसको सामान को लगा करके देंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज रहेंगी, वारंटी क्या रहेगी, इस टाइप से सारी बातें आएंगी। ठीक है, तो ये बातें बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ये रिपीट पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब बेटा हमें प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन मीन्स, सॉरी सेटिस्फेक्शन नहीं, इट इज क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, कि प्रोडक्ट को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड इज मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला होगा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के अंदर, इसको हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन according to traditional product classification, it is consumer product and industrial product। अब consumer product फर्दर कैटेगराइज किए जा सकते हैं, वो क्या होंगे, कन्वेंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम, क्योंकि नेम इंडिकेट कर रहा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। अब नेम इंडिकेट क्या कर रहा है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं के लिए बनाए जाते हैं, जो एक्चुअल में कंज्यूम करने के लिए बनाए जाते हैं, इट मीन्स हमने खरीद लिया और उसको यूज कर लिया। ठीक है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, इन उत्पादों को उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग कर लिया जाता है, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, पहनने की वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मैं मान लीजिएगा मैं खाने की कोई चीज लेके आ रही हूँ और ला के और मैंने उसको खा लिया, तो इट मीन्स कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, अर्थात इनको बिना किसी भी कमर्शियल प्रोसेस के हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिस्किट, शैम्पू, लिपस्टिक, टेलीफोन, इट मीन्स हम डायरेक्टली अपने घर पे यूज करने के लिए लाए हैं, उनको फर्दर रीसेल करने के पर्पज से नहीं लाए हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर एक पर्सन किसी प्रोडक्ट को अपने घर पे यूज करने के लिए लाता है और वो उसको एक्चुअल में यूज भी कर रहा है, दैट इज क्या होगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा। अब मान लीजिएगा आप किसी फर्नीचर की कंपनी में वो शोरूम पे जाते हो, ठीक है, या फिर आप जहाँ पर ये फ्रीज कूलर इस टाइप से मिलते हैं उस शोरूम पे जाते हो, आप इलेक्ट्रिक के शोरूम पे जाते हो या फिर अलग शोरूम पे जाते हो, जो चीज वो अपने खुद के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिएगा तो उनकी फर्नीचर की दुकान है और उन्होंने एक सोफा सेट कस्टमर्स के आने के लिए, कस्टमर्स के आकर के बैठने के लिए बनाया हुआ है, तो वो उसका कंज्यूमर प्रोडक्ट हो जाएगा। और दूसरे बाकी जितने भी सोफा सेट रखे हुए हैं वहां पर वो उसने बेचने के पर्पज से रखे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाएंगे, इट मीन्स वो उनको बेचने के पर्पज से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में, कंज्यूमर प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट है जो अंतिम उपभोक्ता और परिवारों के लिए प्रयोग के लिए बने हैं और ऐसी शक्ल में हैं कि उनको बिना व्यावसायिक कार्य विधि के उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर इसमें फर्दर 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। फर्स्ट है सुविधाजनक उत्पाद, दूसरा है सौदा उत्पाद, तीसरा होता है विशिष्ट उत्पाद। अब सुविधाजनक उत्पाद है जो कन्वेंस प्रोडक्ट हैं, वो कौन से प्रोडक्ट होंगे, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में किंतु बार बार और न्यूनतम प्रयासों से खरीदता है। ठीक है, देखो क्या कहा है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदता है परंतु उनको बार बार खरीदता है, मतलब जैसे ब्रेड, मक्खन,
जो हमारे किचन के सामान होते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे सुविधाजनक उत्पाद होते हैं। नहाने के साबुन है, टूथपेस्ट है, दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, न्यूज़पेपर है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं। दूसरी साइड अब बात करते हैं इनके फीचर्स क्या होती हैं। इट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो लंबे टाइम तक नहीं चल सकते, जो टिकाऊ नहीं होते, ठीक है, जैसे जैसे हम इनका यूज करते चले जाते हैं वो कम होते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं क्या है, ये इनके प्राइसेस भी कम होते हैं, ये उत्पादों को इन उत्पादों को शीघ्र उपयोग कर लिया जाता है। इट मीन्स उपभोक्ता इनका स्टॉक नहीं करता। इन जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी मांग दैनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा उपभोक्ताओं की आदतों व उपभोक्ता व्यवहार के कारण होते हैं। उपभोक्ता ऐसे उत्पादों को नजदीक की दुकानों से क्रय करता है, अधिक दूर जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये सारे इस टाइप से छोटी छोटी बातें हैं, सारे आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट नेम इंडिकेट कर रहे हैं उन उत्पादों से जिन्हें उपभोक्ता कम कीमत उनकी कीमत, क्वालिटी, डिजाइन, कलर, ठीक है, उनका उनसे सेटिस्फेक्शन, इट मीन्स उनका यूटिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं, आदि आधारों की तुलना करके खरीदता है। इट मीन्स मान लीजिएगा आप कपड़े लेने जाते हैं, रेडीमेड ड्रेस लेने जाते हो, तो आप वो ये देखते हैं उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी कैसा है, डिजाइन कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, कि क्या वो जिस टाइम मैं उनको यूज करूंगा मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है। क्रोकरी का सामान है, शूज, चादर, इस टाइप से जो भी सामान है उस सब को हम क्या बोलेंगे, शॉपिंग प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। सौदा उत्पादों के क्रेता बाजार में घूम फिर कर विभिन्न भंडारों या दुकानों पर कीमत, किस्म, आकार, डिजाइन, फैशन, वैरायटी आदि की तुलना करने के बाद ही क्रय करते हैं। ओके, समझ आया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट उत्पाद है इसकी क्वालिटी क्या है, इस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही ये प्रोडक्ट अनेक किस्मों में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये जो प्रति इकाई सुविधाजनक उत्पादों से अधिक वैल्यू के होते हैं, ये टिकाऊ प्रकृति के होते हैं, इनका यूज धीरे धीरे किया जाता है, इन्हें बार बार नहीं खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। विभिन्न उत्पादों से अभिप्राय उन उत्पादों से हैं जिनके प्रति उपभोक्ताओं को विशेष आकर्षण होता है और जिनका क्रय करने के लिए वह विशेष प्रयास करने को तत्पर रहते हैं, जैसे कार, स्कूटर। इट मीन्स जैसे नेम इंडिकेट करा है कि जिनके प्रति उपभोक्ताओं का काफी आकर्षण होता है कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, और इनको खरीदने के लिए वो विशेष एफर्ट करते हैं, ठीक है, प्रयास करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे हमारे पास एसी हो गया, टीवी, फ्रिज, सीडी प्लेयर, इस टाइप से, ठीक है, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं। इनकी क्वालिटी, इनके फीचर्स क्या हैं, इन उत्पादों का प्रति इकाई मूल्य अधिक होता है, ये टिकाऊ प्रकृति के होते हैं, इनका ब्रांड नेम बिकता है, ठीक है। इन उत्पादों का विक्रय वितरकों की एकमात्र विक्रय एजेंसियों के द्वारा ही किया जाए। इट मीन्स जैसे हम कार खरीदना चाहते हैं जो एजेंसी के थ्रू ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रांड निष्ठा। उपभोक्ता व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। उपभोक्ता इच्छित उत्पाद की तुलना अन्य उत्पादों से नहीं करता, ठीक है। वास्तविक क्रय से पहले क्रेता उत्पाद के संबंध में काफी जानकारियां एकत्रित कर लेता है। क्रेता अपने क्रय की योजना काफी पहले बनानी शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसमें उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनका उपयोग अन्य उत्पादों को बनाने के लिए अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। जस्ट लाइक जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जिनका ऐसे उत्पाद जिनका उपयोग अन्य उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा मशीनें हैं, मशीन बना दी, पर अब उस मशीन को इंडस्ट्री मीन्स फैक्ट्री के अंदर नई वस्तुएं बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा अगर हम सिलाई मशीन के बारे में बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लें। अगर सिलाई मशीन हम घर में अपने यूज करने के लिए लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। बट अगर उस मशीन को एक टेलर लेकर के आता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने उस मशीन को फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया है, ठीक है। आई बात समझ में, तो वो क्या हो जाएगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माना जाएगा।
या फिर अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई भी सामान है, जैसे कच्चा माल है, मशीनें हैं, औजार हैं, अगर हम उनको घर पे मशीन, वही है देखो मशीनें का एग्जांपल दे दिया, तो वो घर के लिए लाएंगे तो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा, और अगर कंपनी वगैरह में यूज करने के लिए लाते हैं तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाएगा। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है? औद्योगिक उत्पाद वह है जो मुख्यतः अन्य उत्पादों के उत्पादन अथवा सेवाएं प्रदान करने में उपयोग हेतु बनाए जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो अन्य प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें साज सामान, संगठक हिस्से, साज सामान में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे कंपोनेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रिपेयर सामान है, ऑपरेटिंग सप्लाईज हैं, रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये सब कुछ क्या बोले जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोले जाएंगे। ठीक है, अब जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं इनके क्रेता बहुत कम होते हैं, और जबकि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उनके क्रेता बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंज्यूमर आइटम, कंज्यूमेबल आइटम्स तो हर एक व्यक्ति को जरूरत होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग खरीदता है, इसलिए उनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो सिर्फ इंडस्ट्रीज के या फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी जो डिमांड होता है कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, वही रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, फैब्रिकेटिंग मटेरियल और ऑपरेटिंग सप्लाईज। ठीक है, बात करेंगे रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या है, ये इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए में मेन रोल प्ले करते हैं। अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे, जस्ट लाइक मान लीजिएगा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए हमने कोई ड्रेस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ड्रेस प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होगा, इट मीन्स पहले कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा एक रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब उसको बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मशीनें चाहिए। ठीक है, तो मशीन चाहिए, तो मशीन क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गई। तो इसलिए कहता है कि कच्चा माल वो आधारभूत प्रोडक्ट होगा जो अंतिम उत्पाद को बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इट मीन्स अंतिम उत्पाद का अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे रुई का अगर हम बात करें, गन्ना बात करें, ठीक है, और अपने पास, हमारे पास प्राकृतिक रबड़ है, तो ये सब क्या है, कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। कच्चे माल की जो मांग है अंतिम उत्पादों की मांग पर निर्भर करेगी। ठीक है, यदि कच्चे माल की लागत कुल लागत का बहुत छोटा भाग है, तो ऐसे कच्चे माल की पूर्ति मध्यस्थों द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा इक्विपमेंट। अब इसके लिए उपकरण के बारे में बात करेंगे, उपकरण क्या क्या चाहिए, इट मीन्स स्थायी उपकरण, सहायक उपकरण, संयंत्र एवं मशीनें। ठीक है, अब स्थायी उपकरण क्या होंगे, ये दीर्घ काल तक उपयोग में आने वाले काफी महंगे उपकरण होते हैं। ठीक है, ये अन्य उत्पादों को बनाने में सहायता तो करते हैं, परंतु उनका हिस्सा नहीं होते। जैसे, और ये प्राय एक स्थान पर फिक्स होते हैं, जैसे डीजल इंजन, बॉयलर, लेथ मशीन, आरा आदि। देखो ये क्या है ना, डीजल इंजन। अब जो डीजल इंजन है, जो मशीनों को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, इंस्टॉलेशन के चार्ज के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो, जबकि एक्चुअल, देखो वर्ड दे दिया इन्होंने, ये दीर्घकाल तक उपयोग आने वाले काफी महंगे उपकरण होते हैं। ये अन्य उत्पादों को बनाने में सहायता तो करते हैं, परंतु इनका हिस्सा नहीं होते। अब डीजल इंजन है भाई, प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट कोई भी मशीन वगैरह इसके बिना नहीं चलेगी। ठीक है, परंतु वो उसका हिस्सा ना होकर के उसको बनाने में तो काम यूज आ रहे हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस, सॉरी इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट का काम करेगा। एसेसरीज इक्विपमेंट, नेम इंडिकेट कर सहायक उपकरण, वही सेम, इसमें उन उपकरणों को शामिल किया जाएगा जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। जैसे औजार हैं, ड्रिल मशीन है, ठीक है, वेल्डिंग सेट है, तो ये सारी चीजें, या लिफ्ट ट्रक है, लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाने के लिए जो यूज किए जाते हैं। ये अन्य उत्पादों को बनाने में सहायता तो करते हैं, परंतु इनका हिस्सा नहीं बनते। ठीक है, इनका जीवन बहुत कुछ कम तो होता है, ऐसे उत्पाद बने हुए भी मिलते हैं, और यदि चाहे तो वे अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बनवा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्लांट एंड मशीनरी। तो ये दीर्घकाल तक यूज होने वाले, इसमें लंबे टाइम तक यूज होने वाले काफी महंगे प्रोडक्ट होते हैं। इन्हें कारखाने में लगाया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर लगाया जाता है,
और ये प्रोडक्शन का कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मशीनें हैं, प्लांट, वो कारखाना की बिल्डिंग है, मीन्स प्लांट हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे इक्विपमेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये था रॉ मटेरियल, पहला था रॉ मटेरियल, फिर दूसरा था इक्विपमेंट, अब थर्ड आता है फैब्रिकेटिंग पार्ट एंड मटेरियल, ठीक है। गढ़ाई का सामान जिसको हम बोल सकते हैं, ये वे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जो अन्य उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचे जाते हैं। इन्हें बिना किसी बड़े परिवर्तन के हम अपने अंतिम उत्पादों को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा अगर हमें एक बाइक बनानी है ना, तो बाइक पूरे के पूरे एक ही कंपनी में बनकर तैयार नहीं होती, उसका हर एक पार्ट अलग अलग कंपनी में बनता है। टायर अलग कंपनी में बनते हैं, हेडलाइट अलग कंपनी में बनती हैं, सीट अलग कंपनी में बनती हैं, ठीक है। तो और उसके इंजन अलग कंपनी में बनते हैं। तो क्या कहा कि ये इन्होंने कहा कि फैब्रिकेटिंग पार्ट एंड मटेरियल, इट मीन जो अन्य उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचे जाते हैं, इन्हें बिना मतलब हमने बाइक बनानी है तो हमने टायर परचेज की जिस कंपनी के, उनको यहाँ पे मतलब बाइक के में बाइक बनाने के लिए यूज कर लिया। बैटरी यूज कर ली, दूसरी कंपनी की बैटरी हो गई, फिर किसी कंपनी की हेडलाइट हो गई। तो इस टाइप से अलग अलग जगह से सारा सामान खरीदा और फिर एक जगह ला करके उनको असेंबल कर दिया, असेंबल मीन्स इकट्ठा करके और बाइक का रूप दे दिया, ठीक है। सामान्यतः कढ़ाई का सामान क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है और विभिन्न आकारों में उपलब्ध होता है। यदि हम चाहें तो इन्हें स्वयं भी बना सकते हैं, परंतु इन्हें बाजार से क्रय करना उचित समझा जाता है, क्योंकि इनके निर्माण से संबंधित बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी, ऑपरेटिंग सप्लाईज। अब क्या करना है इसमें, सप्लाई का इट मीन्स ऐसी सामग्री आएगी जिनकी आवश्यकता कारखाना चलाने के लिए होती है, ठीक है, परंतु ये अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं बनती। इसमें दो टाइप की सामग्रियों को शामिल किया जाएगा। पहली होगी फैक्ट्री से रिलेटेड, इट मीन जैसे फैक्ट्री के अंदर क्या यूज होता है, ग्रीस, तेल है, कील है, कोयला है, नट बोल्ट है, छोटे छोटे पार्ट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्रेता प्राय इन्हें इकट्ठी मात्रा में खरीदता है, इट मीन जिन्होंने ये फैक्ट्री के अंदर इन मटेरियल को यूज करना है तो उसको काफी मात्रा में खरीदता है और अपनी डेली की आवश्यकताओं के अनुसार इनको लेबर जो माल को बनाती है उनको धीरे धीरे देता रहता है और मीन्स उनकी सप्लाई करता रहता है और वो उसको यूज करते रहते हैं। दूसरा होता है ऑफिस से रिलेटेड। अब ऑफिस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, पेन, पेंसिल और रजिस्टर, ठीक है, इस टाइप से टेबल और कार्बन वगैरह जो मतलब ऑफिस के को स्मूथली चलाने के लिए जो यूज की जाती हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर टेबल जो वर्ड दिया है इट मीन्स इसमें ऐसा हो सकता है कि टेबल ना कह करके अगर हम बात करें तो टेबल पे यूज होने वाला जो छोटे मोटा सामान होता है, ठीक है। तो ये जो प्राइस के होते हैं और पूरे पैकेज के रूप में भी परचेज किए जा सकते हैं। नॉर्मली क्रय प्रक्रिया के द्वारा इनका क्रय कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन देखा है, ठीक है।